राष्ट्र कल्याण के इस मंच से मैं सुबुही खान, एक भारतीय सनातनी मुसलमान, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करती हूँ। प्रज्ञा भारती आदिलाबाद को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को राष्ट्र जागरण अभियान, जिस मूवमेंट पे मैं काम कर रही हूँ, उनको ये मौका देने के लिए कि आदिलाबाद के लोगों के साथ इतने महत्वपूर्ण विषय पर आज ये संवाद सत्र हम कर पाएँ, इसके लिए हमें मौका मिला। उसके लिए प्रज्ञा भारती आदिलाबाद को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम करते हुए, सभागार में मौजूद सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए, अपने गुरुदेव आदरणीय श्री केन गोविंदाचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं अपने वक्तव्य की शुरुआत करती हूँ। जब बात आती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की तो मन में कुछ सवाल कौंधते हैं। जैसे अभी मुझसे पहले भाई कह रहे थे कि व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड, why is it needed, why the government is not bringing uniform civil code और why it has been delayed for so long। इस तरह के कुछ जनरल सवाल हम लोगों के मन में कौंधते हैं। उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आज आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए, कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनको हम एक पर्सपेक्टिव से नहीं समझ सकते। जैसे सीए था, एनआरसी था, कुछ सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और उनको कंट्रोवर्सीज क्रिएट करके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है और आम जनता समझ नहीं पाती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो कुछ विषयों को सोशो पॉलिटिकल, लीगल, रिलीजियस सारे एस्पेक्ट्स में इन टोटलिटी देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी हमें वो विषय समझ आता है। आज इस विषय से जुड़े सभी सवालों के जवाब मैं अपने वक्तव्य के माध्यम से आप लोगों को देने की कोशिश करूंगी। देखिए, सिविल लॉज में क्या क्या आता है, अभी मुझसे पहले जो फीमेल स्पीकर्स थी उन्होंने आपको बताया ही, मैं फिर भी उसको रिआइट्रेट करूंगी। सिविल लॉज में आती हैं शादियां। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, शादी नहीं चली तो तलाक होते हैं तो एलिमनी, मेंटेनेंस, अगर बच्चे हैं तो बच्चों की कस्टडी, अगर बच्चे नहीं हैं तो अडॉप्शन या फिर इनहेरिटेंस, सक्सेशन, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब विषय सिविल लॉज के अंदर आते हैं। क्रिमिनल लॉ जो होती है उसमें अगर आप कोई अपराध कर देते हैं तो हमारी आईपीसी, भारतीय दंड संहिता में जो चार्जेस है उसके अंतर्गत जो भी सज़ा पाई जाती है, निर्धारित की गई है, आफ्टर ट्रायल, आफ्टर कन्विक्शन वो सज़ा मिलती है। लेकिन अगर किसी के साथ कोई सिविल रॉन्ग हो जाए तो उसको ये अधिकार नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर लॉन्च कराए। ये जो डिफरेंस है और ये जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बीच में, ये हमें समझने की जरूरत है कि किसी के साथ कोई क्रिमिनल रॉन्ग हो जाए तो वो थाने जाके अपनी एफआईआर लॉन्च करा सकता है, लेकिन किसी के साथ कोई सिविल रॉन्ग हो जाए तो वो अगर पुलिस स्टेशन जाता भी है या जाती भी है तो उसको ये कहा जाता है कि नहीं, ये तो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, आप कोर्ट जाइए। अब ये फर्क जानने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आज के समय में बहुत सारे अपराध, बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस सिविल लॉ के नाम पे हो रहे हैं, पर्सनल लॉस के नाम पे हो रहे हैं। वो कौन कौन से अपराध हैं उनमें हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले कुछ फ्रीक्वेंटली जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उस पर भी बात कर ली जाए। कभी कभी ये भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती है कि ये कोई राजनीतिक मुद्दा है। लोग कहते हैं कि ये राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो मेंशनिंग है वो हमारे संविधान में है। हमारे संविधान का पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 बात करता है कि किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो चलानी है देश, उसके लिए क्या क्या गाइडलाइंस हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमारे संविधान में मेंशन्ड है। संविधान में मेंशन्ड है मतलब 1950 में ये बात कह दी गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहता है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट to endeavor that all citizens of India must have uniform civil code throughout the territory of India। यानी कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि भारत के हर नागरिक को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड दे, यानी एक समान कानून दे। ये किसकी जिम्मेदारी है? एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी संविधान का आर्टिकल 37 क्या कहता है?
कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये कोई कोर्ट कचहरी नहीं दे सकती है भारत के नागरिकों को, यानी कोर्ट्स की भी, इवन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी अधिकार नहीं है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के नागरिकों को दे दे। तो ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, चाहे आज हो या फिर पहले होता या फिर आगे कभी होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ मैंडेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री कि भारत के नागरिकों को ये देना है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनको हम सरकार में लाते हैं, उनकी ड्यूटी है, उनका कर्तव्य है कि हमें देना है। तो वंस एंड फॉर ऑल आज हम ये क्लियर कर लें कि दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल सब्जेक्ट, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये समाज के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, विमेन वायलेशन हो रहा है, चिल्ड्रन वायलेशन हो रहा है, बहुत सारे अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस हो रहे हैं इन द नेम ऑफ पर्सनल लॉज। तो हम लोगों को कभी कभी लगता है कि अगर ये इतना आसान है, अगर इतना सिंपल है कि भाई संविधान में क्लियरली लिखा है और कोर्ट्स भी नहीं दे सकती हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट ही दे सकती है, तो इतना मुश्किल क्यों है? आज तक की सरकारों ने क्यों नहीं किया? और अगर अब की सरकारें करने की कोशिश कर रही हैं तो दिक्कत क्या आ रही है? ये सवाल भी कई बार मन में कौंधते हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। देखिए 1937 में एक एक्ट आई, शरिया एप्लीकेशन एक्ट। शरिया एप्लीकेशन एक्ट ने ये कहा कि मुस्लिम्स विल बी गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉज। अगर शरिया एप्लीकेशन एक्ट हम पढ़ेंगे तो वो एक्ट आई थिंक 6-7 सेक्शंस की एक्ट है, बहुत ही छोटी सी एक्ट है, 2-3 पन्नों में पूरी एक्ट खत्म हो जाती है, कोई डिटेलिंग नहीं है, कोई कोडिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ये कहा गया है कि मुस्लिम्स विल बी गवर्न्ड बाय देयर पर्सनल लॉज। अब वो पर्सनल लॉज क्या हैं ये भी नहीं लिखा है। अगर आप मुस्लिम समाज में जाके पूछें कि पर्सनल लॉज क्या हैं जो शरिया एप्लीकेशन एक्ट में लिखी है, तो वो भी नहीं जानते हैं, बिकॉज इवन शरिया लॉ इज नॉट कोडिफाइड। तो कोई भी लॉ, पहली बात तो लॉ कहलाने के लिए पहली कंडीशन है कि वो कोडिफाइड हो, और अगर वो कोडिफाइड नहीं है दैट मीन्स कि उसके नाम पे कुछ भी हो रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कहीं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो मुस्लिम्स विल बी गवर्न बाय देयर पर्सनल लॉज कह के आपने मुसलमानों को भारत के कानून से अलग कर दिया, लेकिन अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसकी रेगुलेशन कौन करेगा? अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध हो रहा है तो उसको न्याय कौन देगा? ये समस्या स्टार्ट ही 1937 से हुई है। 1937 से पहले भारत के सभी मुसलमान भारत का ही कानून मानते थे, भारत की मान्यताएं, भारत की परंपराएं, भाषा, भूषा, भोजन, भवन, भेषज, जो भी संस्कृति भारत की थी वो भारत के मुसलमानों की थी। लेकिन 1937 में ये बांटने का जो बीज डाला गया शरिया एप्लीकेशन एक्ट, ये ब्रिटिश और मुस्लिम लीग ने आपस में मिलकर ये तय किया कि अगर भारत पे लंबे समय तक हमें कंट्रोल करना है या पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने हैं तो लोगों को बांटना पड़ेगा। लोगों को बांटने के लिए उनके मन में आइडिया आया कि मुसलमानों को अलग कर देते हैं और हिंदुओं को अलग कर देते हैं। तो 1937 के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग हो गई कि भारत के कानून में वो कवर नहीं होगी। दूसरी समस्या जिसके कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड आसानी से नहीं ला पा रहे हैं, सरकार के सामने भी दिक्कतें आ रही हैं, उसका कारण ये है कि बहुत समय से भारत में एक अलगाववाद की राजनीति चल रही है या पॉलिटिक्स ऑफ माइनॉरिटिज्म। अब ये माइनॉरिटी शब्द आया कहाँ से? जब देश का विभाजन हुआ उस समय मुस्लिम्स को एक माइनॉरिटी शब्द दे दिया गया कि भाई आप माइनॉरिटी हैं, प्रोटेक्शन के लिए। उस समय दंगे हुए, बहुत मास रेप्स, मर्डर्स, स्लॉटर्स हुए, तो दोबारा कभी इस तरह की स्थिति देश के सामने ना आए तो मुस्लिम्स को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया गया, जबकि भारत का इतिहास ही नहीं है कभी किसी का परसिक्यूशन करने का, भारत की नेशनल एथॉज ही नहीं है कभी किसी के साथ वायलेंस करने की, लेकिन फिर भी केवल और केवल इसलिए दिया गया कि कोई चांस भी ना रहे। आज मुसलमान 25-30 करोड़ है भारत में, कौन सी परिभाषा के हिसाब से हम माइनॉरिटी हैं? कोई भी इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल परिभाषा आप उठा लीजिए, मुस्लिम्स कैन नॉट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड अ माइनॉरिटी। और हम अपने देश को मातृभूमि कहते हैं। आर मदरलैंड इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ लैंड फॉर अस। हम कहते हैं भारत माता। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ, मेरे 2 भाई ने, तो क्या मैं अल्पसंख्यक हो गई? नहीं हुई। तो दिस इज द लॉजिक दैट वी हैव टू अप्लाई कि मुस्लिम्स आर नॉट माइनॉरिटी इन इंडिया, मुस्लिम्स आर द सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी इन इंडिया।
ये विक्टिम माइंडसेट, ये विक्टिमहुड, या हम अलग हैं या कम हैं या कमज़ोर हैं, ये मुसलमानों के दिमाग से निकलना ज़रूरी है। और क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ इस विक्टिम माइंडसेट पे चल रही हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी दुकानें ही, राजनीतिक जो दुकानें हैं वो चलती ही केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे हैं, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स पे हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि मुसलमान बच्चा भारत की मेन स्ट्रीम से जुड़े, ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो शरिया एप्लीकेशन एक्ट की जगड़ से बाहर निकले, ये लोग नहीं चाहते हैं कि वो भारत के कदम से कदम बना के चले, अपने आप को दूसरे बच्चों की तरह एक इक्वल बच्चा माने कि जैसे दूसरे बच्चे ऐसी मैं हूँ। ये लोग समाज में एक कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। एक और महत्वपूर्ण कारण है जो नरेटिव बिल्डिंग की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ, वो यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि भारत का विभाजन 1947 में हुआ। किसी भी कंट्री का पार्टीशन या विभाजन रातों रात तो होता नहीं है कि हम रात में सोए और सुबह उठे और पार्टीशन हो गया। उसकी एक पूरी तैयारी होती है, पूरी सोची समझी साजिश के तहत स्ट्रैटेजी बना के, और गोल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड काम होते हैं कि हमें इतने सालों में इस देश को तोड़ना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरह से वो पूरी तैयारी हुई। वो बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इतिहास तब तक अपने आप को दोहराता रहता है जब तक हम इतिहास को समझ के उससे सीख नहीं ले लेते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हिस्ट्री सो दैट इट डज नॉट गेट रिपीटेड अगेन विद अस। देखिए 1857 की क्रांति के बारे में हम सबने सुना है। 1857 की क्रांति में हर भारतीय भारत माता के साथ खड़ा हुआ और तय कर लिया कि हम लोगों को, अंग्रेजों को भगा देना है। जब हम सब लोग भाषाओं से, जातियों से, क्षेत्र से और संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय बन के लड़े तो अंग्रेज बहुत कमज़ोर पड़ गए। उनको ये समझ आ गया कि अगर इन पे लंबे समय तक राज करना है तो इनको बांट के रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस दिन और जिस समय ये लोग एक हो गए उस वक्त इनको पराजित करना तो दूर, इनको दबा के रखना भी हमारे लिए असंभव हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे मैं कुछ डेट्स आपको बताऊंगी। आई एम जस्ट गिविंग यू अ फूड फॉर थॉट। 1857 की क्रांति के एग्जैक्ट 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम की स्थापना हुई। 1870s में आई थिंक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1907 में। 1919 में खिलाफत मूवमेंट शुरू टर्की से हुआ था लेकिन भारत में उछालना शुरू कर दिया क्योंकि विभाजन करना था देश का। 1925 में तबलीगी जमात की स्थापना हरियाणा में हुई थी। अभी हम लोगों ने हरियाणा में वायलेंस देखी है, उसी हरियाणा में तबलीगी जमात की स्थापना हुई थी। 1930s में पाकिस्तान वर्ड कॉइन हुआ था, सबसे पहले बोलना शुरू किया गया था। पाकिस्तान शब्द जो कॉइन हुआ था दैट वाज अराउंड 1930s। 1937 में शरिया एप्लीकेशन एक्ट, जिसका मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया कि बांटो तोड़ो। 1940 में कम्युनल इलेक्टोरेट रेजोल्यूशन पास होता है। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे और 1947 में देश का विभाजन। तो ये सीक्वेंस हमें समझनी पड़ेगी कि आप किसी भी मुसलमान बच्चे को क्यों भारत से अलग रखा जाता है। अलग अलग संगठन ये काम कर रहे हैं। किसी भी बच्चे को आप ना तो डायरेक्टली आतंकवादी बना सकते हैं, किसी भी देश को आप डायरेक्टली विभाजित करके दूसरी कंट्री नहीं बना सकते। तो आपको लोगों को जब तोड़ना होता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है अलगाववाद से, यानी कि सेपरेटिज्म। आपकी भाषा अलग है, आपका भोजन अलग है, आपके त्यौहार अलग हैं, आपकी शिक्षा अलग है, आपके कानून अलग हैं, आपकी न्याय प्रणाली अलग है। यानी भारत में जो भी चल रहा है सब कुछ उससे अलग होगा। आपका एक पैरेलल सिस्टम क्रिएट कर दिया जाता है सेपरेटिज्म के बीज डालने के लिए। जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति सेपरेटिस्ट बन जाता है तब दूसरी एक स्टेज में उसको एक्सट्रीमिस्ट बनाया जाता है, यानी कि कट्टरवादी। इस दूसरी स्टेज में उसको बताया जाता है जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी सब गलत है। उसके दोनों तरफ ब्लाइंड्स लगा दिए जाते हैं, वो ना इधर देख सकता है ना उधर देख सकता है। उसका एक जो खुला दिमाग होता है, एक ओपन माइंड या एक सीकर जो होता है कि अध्ययन करे, अलग अलग किताबें पढ़े, अलग अलग जगह जाए, अलग अलग लोगों से मिले, वो सब खत्म कर दिया जाता है कि नहीं नहीं जो पढ़ाया है बस यही सही है और जो तुम सोच रहे हो वही सही है, बाकी कोई भी बिलीफ, कोई भी विचार इस दुनिया का गलत है।
जब वो एक्सट्रीमिस्ट यानी कि कट्टरवादी बन जाता है, तब फाइनल स्टेज में उसको आतंकवादी बनाया जाता है। इस स्टेज में उसको बताया जाता है जो तुम सोच रहे हो वही सही है और बाकी सारी दुनिया से मनवाना तुम्हारा कर्तव्य है। इस स्टेज में उसकी ब्रेन वॉशिंग इस हद तक हो जाती है, फेजेस में इस हद तक हो जाती है कि वो सुसाइड बॉम्बर बन के भी भटकता है। वो सोचता है कि मैं कन्वर्ट करूं किसी को, जो मेरा मज़हब है, जो मेरी पूजा पद्धति है, जो मेरे आराध्य हैं वही सबके आराध्य हों, वही सबकी पूजा पद्धति हो, जैसा मैं दिखता हूँ या दिखती हूँ वैसी सारी दुनिया दिखे। तो ये अलगाववाद, कट्टरवाद और आतंकवाद पूरी सीक्वेंस में किया जाता है भारत के बच्चों को भारत से तोड़ने के लिए, और अलग अलग संगठन इसमें काम कर रहे हैं। जैसे जिन लोगों को पढ़ने लिखने का शौक़ है, उनके लिए एकेडमिक्स के शौकीन हैं या किताबें पढ़ते हैं, उनके लिए दारुल उलूम जैसे संगठन हैं। कुछ बच्चों को कर्मकांड पसंद है, एक प्रोसेस चाहिए होती है भगवान तक पहुंचने के लिए, उनके लिए तबलीगी जमात जैसे संगठन हैं। जो फसादी अग्रेसिव बच्चे होते हैं उनके लिए प्रॉपर आतंकवादी संगठन है, अल-कायदा, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तौयबा और ना जाने क्या क्या। पैसों की ज़रूरत पड़ती है, फंडिंग की ज़रूरत होती है तो पीएफआई जैसे संगठन है। अब तो खैर सरकार ने बैन कर दिया है, लेकिन ये बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब इन टोटलिटी पूरी पिक्चर नहीं देखते तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको छोटा सा। यूरोप में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें कुछ आतंकवादी पकड़े गए। जब उनकी जांच हुई तो पता चला अल-कायदा के टेररिस्ट थे, वो अल-कायदा के आतंकवादी थे। जब उनकी जांच हुई तो पता चला कि अल-कायदा ने वो आतंकवादियों का रिक्रूटमेंट तबलीगी जमात से किया है। तबलीगी जमात अपने आप में एक आतंकवादी संगठन नहीं है, लेकिन एक आतंकवादी संगठन के रिक्रूटमेंट के लिए एक फ्रूटफुल ग्राउंड है, क्योंकि आपने सेपरेटिस्ट बना दिया, आपने एक्सट्रीमिस्ट बना दिया। अब उनको थोड़ा ही काम करना है बस उसको आतंकवादी में कन्वर्ट करने के लिए। इसलिए अगर पूरे विश्व में आतंकवाद ख़त्म होना है तो अलगाववाद को ख़त्म होना पड़ेगा। हम सिर्फ आतंकवादी संगठनों को टारगेट करके टेररिज्म को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। वी हैव टू एंड द सेपरेटिज्म। जब तक एक मानव को मानव से अलग किया जाता रहेगा तब तक उस भावना को इस्तेमाल करके आतंकवादी बनाए जाते रहेंगे। भारत में कभी भी ये मान्यता नहीं रही है। अब मैं मज़हब से मुसलमान हूँ, लेकिन मैं ये तिलक लगाती हूँ। भारत में कभी भी स्टीरियोटिपिकल इमेज में बांधा नहीं जाता है। भारत में कभी भी ये नहीं कहा जाता है कि भाई आपके ये आराध्य हैं, मेरे ये आराध्य हैं, कोई फर्क ही नहीं है। मेरे गुरुजी कहते हैं हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता हैं हमारे देश में। तो यहाँ पर कोई किसी के रिलीजन के खिलाफ नहीं है, यहाँ पर कोई किसी के मजहब, आराध्य या पूजा पद्धति या विचार या बिलीफ के खिलाफ नहीं है। यहाँ पर जो भी लड़ाई है या जो भी काम करने की कोशिश हम सब मिलके कर रहे हैं कलेक्टिवली, वो केवल और केवल सही और गलत की लड़ाई है, राइट और रॉन्ग की लड़ाई है, जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिसकी तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। तो किस तरह से सेपरेटिज्म किया जाता है और उसको हमें कैसे दूर करना है वो मैंने आपसे बात करी। अब नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके ओरिजिन पे थोड़ा सा चले जाते हैं। 1835 में ब्रिटिश सरकार ने ये तय किया कि हमें कोडिफाई करनी पड़ेगी भारत की लॉ। 1835 में उन्होंने तय किया। 1941 में BN राव कमेटी बनती है, लेकिन BN राव कमेटी भी ये तय करती है कि कोडिफाई तो कर देंगे लेकिन केवल हिंदू लॉ को कोडिफाई करेंगे, मुस्लिम लॉ को अभी नहीं छूते, अभी के लिए नहीं छूते, आगे कभी फ्यूचर में उसको देखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ तो हो नहीं सकती हैं। अभी हिंदुओं की लॉ कोडिफाई कर देते हैं, मुस्लिम्स को आगे कभी जाकर देखेंगे। याद रखिएगा 1941 की बात कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली ये काम जो तब से पेंडिंग था वो आज 2023 में भी हम उसकी बात कर रहे हैं, तो डेट्स का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 1941 में BN राव कमेटी की एक रिपोर्ट आती है कि कोडिफाई किया जाए। 1951 में ये जो हिंदू कोड बिल था ये भारत की पार्लियामेंट में आता है। 1950 में हमारा संविधान आ गया था, 1951 में पार्लियामेंट में ये हिंदू कोड बिल आता है। लेकिन जैसे कोई भी चेंज, कोई भी परिवर्तन किसी भी समाज में होता है तो शुरू में सबके मन में डर होता है। तो उस वक्त हिंदू समाज भी कॉन्फिडेंट नहीं था कि पता नहीं क्या करेंगे हमारी मान्यताओं के साथ। तो 1951 में ये बिल लैप्स हो गया, पास नहीं हो पाया।
लेकिन हिंदू समाज की एक विशेषता है, एक खूबसूरती है कि अगर अपने ही समाज में कोई कमी होती है या अपने समाज में कोई कुरीति होती है या कोई अपराध होता है तो हिंदू समाज से ही रिफॉर्मर्स निकल के खड़े हो जाते हैं कि नहीं, ये गलत है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर कि हम गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हैं, चाहे हमारा समाज भी उसको कर रहा हो। अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ये हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं डीएनए में होता है कि सही और गलत में आपको सही को चुनना है, चाहे आपको अपने लोगों के भी खिलाफ खड़ा होना पड़े। तो इसलिए उस समय भी बहुत सारे रिफॉर्मर्स ने आवाज़ उठाई कि नहीं, महिलाओं को इक्वालिटी नहीं मिलती है, प्रॉपर्टी राइट्स में कई बार उनके जो अधिकार होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं। तो 1952 में सामाजिक चेतना के जागृत होने के कारण वो बिल पास हो गया। 1952 में जब हिंदू कोड बिल पास हुआ तो उसको अडॉप्ट किया गया अलग अलग पार्ट्स में। लाइक 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट की शक्ल में आया। हिंदू मैरिज एक्ट आने से पहले क्या तलाक होते थे हिंदू समाज में? नहीं, हिंदू समाज में डिवोर्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उसको संस्कारों से जोड़ा जाता है, कई जन्मों से जोड़ा जाता है। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स के ग्राउंड्स आए तो लोगों ने उसको माना, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया कि बात तो सही है, अगर दो लोगों की शादी आपस में हो जाए जिनके विचार नहीं मिलते हैं, नॉन कंपैटिबिलिटी है, तो एक दूसरे के साथ रह के एक दूसरे का जीवन खराब करने से बेहतर है कि सम्मान के साथ अलग हो जाएं। हिंदू समाज ने माना तो वो 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट अडॉप्ट हो गया। 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, ग्रेटर प्रॉपर्टी राइट्स मिले महिलाओं को, जहाँ पे कहीं उनके साथ कोई भेदभाव होता था वो भी होना बंद हो गया। 1956 में ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट आया। तो इन सारे और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, लेकिन समय की सीमा का सम्मान रखते हुए मैं लिमिटेड टाइम में ही अपनी बात करने की कोशिश करूंगी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेंट्रल एक्ट्स के माध्यम से हिंदू कोड बिल पार्ट्स में धीरे धीरे अडॉप्ट किया गया। मेरी जो लड़ाई है, मेरा जो सवाल है, या जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं पूरी फुल माइट के साथ समर्थन कर रही हूँ, उसका एक प्रमुख कारण ये है कि 1950s में जो अधिकार हिंदू बेटियों को मिल गए, उन अधिकारों से मुसलमान बच्चियां आज भी वंचित हैं। मुस्लिम बेटियों को वो राइट्स आज भी नहीं मिल रहे हैं। और अब प्रॉपर्टी राइट्स की बात तो छोड़िए, पर्सनल लॉस के नाम पर उनके साथ क्या क्या अपराध हो रहे हैं, किस तरह की हिंसा उनके साथ हो रही है, और उनको ना पुलिस प्रोटेक्ट कर पाती है, ना उनको कोर्ट कचहरी प्रोटेक्ट कर पाती है, पूरा ना उनको राजनीतिक दल प्रोटेक्ट कर पाते हैं, ना समाज प्रोटेक्ट कर पाता है। पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था फेल हो जाती है, हाथ बांधे खड़ी रह जाती है, बिकॉज मुस्लिम्स आर कवर्ड बाय शरिया एप्लीकेशन एक्ट। एक ऐसी एक्ट जो दो ऐसे लोगों ने बनाई जो भारत को तोड़ना चाहते थे, ब्रिटिश और मुस्लिम लीग। जिन्ना, मैं मुसलमानों से ही बोलती हूँ कि शराब पीता था जिन्ना, सुअर खाता था जिन्ना, उसका इस्लाम से क्या लेना देना है? जिन्ना हैज़ नथिंग टू डू विद इस्लाम। क्या 1937 से पहले इस्लाम नहीं था? या 1937 से पहले भारत में मुसलमान नहीं रहते थे? रहते थे, पूरे सम्मान, पूरी सुरक्षा के साथ रहते थे। लेकिन 1937 के बाद मुस्लिम्स को तोड़ने के लिए अलग रखा गया, जिसको हम आज भी ढो रहे हैं। एक ऐसी एक्ट जो हमें डिवाइड करने के लिए, पार्टीशन के लिए तैयार की गई थी, उसको हम आज भी अपने कंधों पर लेकर चल रहे हैं। और इवन पढ़ा लिखा मुसलमान समझने को तैयार नहीं होता है कई बार। तो जब ये बातें डिटेल में बताई जाएं समाज को और उनसे पूछा जाए कि आप क्यों यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, आखिर वजह क्या है, मैं आपको कुछ उदाहरण बताती हूँ। अगर आप लोगों के सम्मुख भी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करें, तो आप ये उदाहरण उन लोगों को ज़रूर दें। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन मैं कुछ 7-8 एग्जाम्पल्स लिख कर लेकर आई थी ताकि हमें सब्जेक्ट की सीरियसनेस पता चले, ग्रेविटी पता चले, व्हाई इज़ इट नीडेड फॉर द सोसाइटी। पहला उदाहरण तो मोस्टली हम सभी लोग जानते हैं, आए दिन टीवी चैनल्स पर भी चलता रहता है। हिंदू बेटियों को सुरक्षा है, आईपीसी का सेक्शन 494 जो बाइगेमी, पॉलीगेमी को एक पनिशेबल ऑफेंस बनाता है, बहुविवाह। यानी अगर किसी हिंदू पुरुष की एक बीवी है, एक शादी है, वो बीवी जीवित है, तो अपनी बीवी के जीवन काल में वो दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर करता है तो वो दूसरी शादी, पहली बात तो वॉइड है, अवैध है, उसको कोई लीगल वैध मान्यता नहीं है, और दूसरी बात सज़ा का भी प्रावधान है।
तो 494 आईपीसी हिंदू बेटियों को एक प्रोटेक्शन देता है कि अगर एक बार आपकी किसी पुरुष से शादी हो गई तो वो आपको ऐसे ही छोड़ के दूसरी शादी नहीं कर सकता। लेकिन यही आईपीसी सेक्शन 494 मुस्लिम बेटियों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाता है। इसलिए मैंने आपको वक्तव्य के शुरू में बोला कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में वो फर्क हमें समझना है। मुसलमान बेटी अगर थाने जाएगी एफआईआर कराने के लिए तो आयरनी देखिए, आईपीसी की धारा के अंतर्गत एक भारत का पुलिस वाला एफआईआर लॉन्च नहीं कर पाता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि एक अपराध साफ साफ किसी बच्ची के साथ हो रहा है, पुलिस वाले कहते हैं जी हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी तो शरिया लॉ चलती है, पर्सनल लॉ चलती है, आप अपने स्कॉलर्स के पास जाइए, क्लेरिक्स के पास जाइए। अब वो बेटी किसी मुस्लिम क्लेरिक के पास जाती है तो वो क्या बोलते हैं, बेटी कोई गुनाह थोड़ी कर रहा है, शरिया में तो अलाउड है, 4 शादियां रख सकता है। ये लाइव एग्जाम्पल है जो बच्चियों के साथ होता है और कुछ नहीं कर पाती हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। हिंदू बच्चियों को यह अधिकार है कि 18 साल से पहले उनकी शादी नहीं होगी, अगर होती है तो उनको चाइल्ड मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रोटेक्शन है और अधिकार है कि भाई नहीं हो सकती। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल 21 ईयर्स, ये हिंदू बच्चियों को प्रोटेक्शन है 18 साल की उम्र तक। लेकिन मुस्लिम बच्ची की शादी कब हो सकती है? कहते हैं एज पर मुस्लिम लॉ एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि किसी बच्ची को जब मासिक धर्म होने शुरू हो जाए, पीरियड्स होने स्टार्ट हो जाए तो आप उसकी शादी कर सकते हैं। ये कहती है मुस्लिम लॉ, जो कहीं कोडिफाइड भी नहीं है, बस ज़बानी जो भी स्कॉलर्स कह रहे हैं, क्लेरिक्स कह रहे हैं, उसको लोग आंख बंद करके मान ले रहे हैं। अब आप सोचिए, आजकल हार्मोनल चेंजेस हैं, क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, 11-11 साल की बच्चियों को भी पीरियड्स हो जाते हैं, तो क्या वो शादी के लायक है? ये कितना बड़ा आप सोचिए समाज में अपराध हो रहा है। क्या ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन नहीं है? क्या ये पॉक्सो एक्ट का वायलेशन नहीं है? छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल ऑफेंस को भारत में बहुत सीरियस संजीदा अपराध माना जाता है। पॉक्सो एक्ट में 10-10, 20-20 साल की सजा का प्रावधान है। रेयर केसेस में तो डेथ पेनल्टी तक दी जाती है कि छोटे बच्चे के साथ आप सेक्सुअल ऑफेंस नहीं कर सकते। भारत का कानून कहता है कि कंसेंट ऑफ माइनर इज नॉट कंसिडर्ड अ कंसेंट। अगर एक माइनर की मर्जी भी है तो वो मर्जी नहीं मानी जाती भारत के कानून के हिसाब से। लेकिन ये पर्सनल लॉ के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों का सेक्सुअल वायलेशन हो रहा है, पॉक्सो एक्ट का वायलेशन हो रहा है, चाइल्ड मैरिज एक्ट का वायलेशन हो रहा है और पूरा सिस्टम खड़ा हुआ हाथ बांधे रह जाता है बिकॉज मुस्लिम्स आर कवर्ड बाय शरिया एप्लीकेशन एक्ट। ये उदाहरण हम लोगों को जानने बहुत ज़रूरी हैं, तभी हमें समझ आएगा कि वाई यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीडेड। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, तलाक बिद्दत, ट्रिपल तलाक। हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी मुस्लिम महिला को तलाक 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 बोल के छोड़ दिया जाता था। फॉर्चुनेटली भारत सरकार ने वो बैन कर दिया, लेकिन वही ट्रिपल तलाक चेहरा बदल के, नाम बदल के मुसलमान बच्चियों के साथ अब भी हो रहा है। अब क्या करते हैं, एक साथ तलाक तलाक नहीं बोलते, गैप में बोल देते हैं। जैसे आज एक बार तलाक बोल दिया, 1 महीने बाद फिर बोल दिया, 1 महीने बाद फिर बोल दिया। तलाक हसन, तलाक एहसन आज भी मुस्लिम बच्चियों के साथ हो रहे हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल डिवोर्स, यानी कि कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वन साइडेड डिवोर्स, यानी कि बच्ची की, महिला की कंसेंट की भी ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, वन साइडेड प्रोनाउंस कर दिया। तो सिर्फ ट्रिपल तलाक बैन होने से भी मुस्लिम बच्चियां प्रोटेक्ट नहीं हो पाई। उसका नाम बदल गया, तलाक हसन, तलाक एहसन। पहले से भी थे ये तलाक हसन और एहसन, लेकिन अब और ज़्यादा उनकी जो फ्रीक्वेंसी है या कहिए कि बहुत ज़्यादा होने लगे हैं बिकॉज ट्रिपल तलाक इज़ बैंड। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ एज अ मदर, ये मुझे सबसे ज़्यादा ब्लो इस उदाहरण ने दिया था। एक मुस्लिम महिला मेरे पास आई कि मैम मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मेरे बच्चे को मेरे ससुराल वालों ने छीन लिया। तो जैसे नॉर्मल वकीलों की भाषा तुरंत होती है, वही मेरी भाषा थी। मैंने कहा कि तुम माँ हो, तुम्हें कौन रोक सकता है, तुम्हारा बच्चा है, कौन तुमसे छीन सकता है। वही जो ज्ञान की किताबी बातें होती हैं मैंने उससे करी। उसने मुझसे कहा कि नहीं नहीं, उन्होंने मौलवियों से पता किया है, शरिया में मेरा अधिकार नहीं है बच्चे के ऊपर। जब मैंने उस पर अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ, मदर इज नॉट द नेचुरल गार्जियन ऑफ हर ओन चाइल्ड। अपने बच्चे की नेचुरल गार्जियन एक माँ नहीं है। मैं भी एक 5 साल के बच्चे की माँ हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा
महसूस हुई, मुझे चोट पहुंची कि प्रकृति ने मुझे निर्धारित कर दिया उस बच्चे का गार्जियन। प्रकृति ने तय किया कि मेरी कोख में वो बच्चा आएगा। उस बच्चे के शरीर का एक एक ऑर्गन मेरे खून की एक एक बूंद से बना। लेकिन ये मजहब के फर्जी ठेकेदार तय करेंगे कि आई एम नॉट द गार्जियन ऑफ माई ओन चाइल्ड। ये अपराध है, दिस इज क्लियर कट ऑफेंस, ये क्रिमिनल ऑफेंस है, लेकिन उन बच्चियों के साथ हो रहा है। फिर मैंने और आगे पढ़ा कि अगर मदर नहीं है तो कौन है, तो ये पता चला कि मदर नहीं है, फादर इज द नेचुरल गार्जियन। लेकिन अगर फादर की डेथ हो जाए, जैसे इस केस में इस महिला के साथ हुआ था, अगर फादर की डेथ हो जाए तो दादाजी हैं, दादाजी ना हो तो चाचा हैं, ताऊ हैं, ससुराल का कोई भी मेल, कोई भी पुरुष उस बच्चे का गार्जियन होगा, लेकिन माँ उस बच्चे की नेचुरल गार्जियन नहीं होगी। ये समाज में चल रहा है आज भी। एक और उदाहरण मैं आपको देती हूँ अडॉप्शन का। क्या ये कहा जाता था कि मुसलमानों को गोद लेने का अधिकार नहीं है, हालांकि इसको सुप्रीम कोर्ट ने सेटल कर दिया है। बहुत मशहूर केस हुआ था 2014 में, शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दिया है कि इन रिगार्ड्स टू अडॉप्शन प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विल प्रिवेल। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में प्रॉपर अडॉप्शन का एक प्रोसीजर है कि अगर किसी को गोद लेना है तो कौन ले सकता है, क्या उनके अधिकार हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, इन डिटेल इट इज़ मेंशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट इस सब्जेक्ट को सेटल कर दिया कि व्हेन इट कम्स टू अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट विल प्रिवेल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओवर ऑल पर्सनल लॉज। ये एटलीस्ट एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट सेटल कर पाई हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे उनके हाथ नहीं बंधे थे। बट यूनिफॉर्म सिविल कोड देने में इवन सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हैं, क्योंकि आर्टिकल 37 में लिखा है कि कोर्ट्स नहीं दे सकती हैं, केवल इलेक्टेड गवर्नमेंट ही देगी, केवल चुनी हुई सरकार ही हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड दे सकती है। अब एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ जो हिंदू बेटियों को, महिलाओं को प्रोटेक्शन है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। भारत में एक कानून है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। ये कहता है किसी भी महिला के साथ शारीरिक या मानसिक या आर्थिक या मनोवैज्ञानिक किसी भी तरह की कोई हिंसा होगी तो वो महिला कोर्ट जा सकती है। क्वासी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होती हैं, पिटिशन फाइल होती है, कोर्ट से बहुत सारे कॉम्पनसेशन ऑर्डर्स होते हैं जो महिला के फेवर में दिए जाते हैं। अगर वो हस्बैंड नहीं मानता है तो सज़ा भी मिलती है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक एक्ट है महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए। और फिजिकल, ये मैं यहाँ पे महिला नारी शक्ति बैठी है भी क्लियर करना चाहती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस केवल फिजिकल वायलेंस को नहीं कहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में एनी काइंड ऑफ फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल, इकोनॉमिक, वर्बल, साइकोलॉजिकल अब्यूज इज कवर्ड बाय डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है, लेकिन मुस्लिम बच्चियों को ये एक्ट भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दे पा रही है। आप देखिए जो भी उदाहरण मैंने आपको बताए, इन बच्चियों के साथ हर तरह की हिंसा हो रही है, फिजिकल भी हो रही है, शारीरिक भी हो रही है, मानसिक भी हो रही है, मनोवैज्ञानिक भी हो रही है। बट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑल्सो फेल्स टू प्रोटेक्ट दीज मुस्लिम गर्ल्स। एक उदाहरण यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पे आदिलाबाद में खड़े हैं। वो है एक शब्द मिस्यार निकाह। आप लोग आजकल तो सारी इन्फॉर्मेशन गूगल पे अवेलेबल है, आप लोग देखिएगा। मिस्यार निकाह का जो ट्रांसलेशन होता है वो है ट्रैवलर्स मैरिज, यात्री निकाह। यानी कि अगर कोई मुस्लिम पुरुष यात्रा कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो उस यात्रा की ड्यूरेशन में वो निकाह कर सकता है। जब वो यात्रा खत्म हो जाती है तो वो निकाह भी खत्म हो जाता है, लाइक एन एक्सपायरी डेट। दिस इज हैपनिंग। और ये आपके हैदराबाद में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं कि अरब से कोई 70 साल का बूढ़ा शेख आया और 11 साल की बच्ची के साथ निकाह कर लिया। निकाह के नाम पे लिटरली खरीद ली जाती हैं बच्चियां। निकाह के नाम पे बच्चियों का शारीरिक शोषण होता है। कहाँ पर? हैदराबाद में। उस हैदराबाद में जहाँ के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑनरेबल असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं इंशाल्लाह एक दिन मुसलमान बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे भारत की प्रधानमंत्री मुसलमान बच्ची उस दिन बनेगी ना जिस दिन उसको इस शारीरिक शोषण से बचाएंगे। उस दिन बनेगी ना जिस दिन उसको कम से कम हाथ में किताब थमाएंगे, जिस दिन पढ़ेगी, लिखेगी, अपने अधिकार जानेगी, अपने देश का कानून जानेगी, तब तो ना बनेगी प्राइम मिनिस्टर। हमें क्या दिक्कत है? इंडिया विल सेलिब्रेट
भारत को कभी किसी के मजहब से दिक्कत नहीं है। कोई भी मुसलमान बच्चा जो अपने अधिकार जानता हो और सिर्फ अधिकार नहीं जानता हो, अपने कर्तव्यों का भी पालन करता हो, भारत उसको सर आंखों पे बिठाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को लोग लिटरली पूजते हैं आज तक। आज वो हमारे बीच नहीं है, बट पीपल लिटरली रिस्पेक्ट हिम। उनकी तस्वीरें लोगों ने अपने मंदिरों में लगाई हुई हैं। तो इस तरह के नेता जो मुस्लिम्स इमोशंस को इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं, वो मुस्लिम समाज को अब समझने की ज़रूरत है। दे नीड टू रीथिंक देयर लीडरशिप। क्योंकि मैं अभी जब पिछली बार मैं CANRC के समय हैदराबाद आई थी, तो कुतुब शाह स्टेडियम में कार्यक्रम था। तो जब कार्यक्रम के बाद मैं एयरपोर्ट जा रही थी, एयरपोर्ट जाते टाइम रास्ते में बड़ी बड़ी महल नुमा बिल्डिंग्स बनी हुई थी। तो मैंने किसी से ऐसे पूछ लिया कि ये बिल्डिंग्स किसकी हैं, तो किसी ने मुझे बताया कि ओवैसी साहब की हैं। तो मैंने कहा 3 जनरेशन पहले जिस व्यक्ति के घर में हीरो बुक थी, उस व्यक्ति ने 3 जनरेशन में बड़े बड़े महल बना लिए मुसलमान की राजनीति करके, और वो मुसलमान आज भी फल बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, पंक्चर जोड़ रहा है। उन मुसलमान बच्चियों को आज भी वो अरब के शेख आके खरीद के लेकर जा रहे हैं। दिस इज द डर्टी पॉलिटिक्स विच इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ रिलीजन इन आवर कंट्री। ये हम लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक उदाहरण बहुत सिंपल सा देती हूँ, छोटा सा, कि सपोज करिए कि एक मुस्लिम बच्ची और मुसलमान बच्चे, लड़के का निकाह हुआ, शादी हुई पर्सनल लॉ के हिसाब से, और उनकी आपस में नहीं बनी तो वो डिवोर्स लेना चाहते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल मेरे पास आया था, एक केस। तो वो लड़की ने कहा कि मैम वो मुझे चीट कर रहा है, ही इज डेटिंग समबडी एल्स। तो मैंने कहा छोड़ो, फिर ज़बरदस्ती तो की नहीं जा सकती है किसी के साथ, लेट हिम गो, तुम्हारे लिए परमात्मा ने कुछ और सोचा होगा। तो बोली मैम तलाक नहीं दे रहा। तो मैंने कहा क्यों, वो तो किसी और लड़की के साथ है, तो तुम्हें तलाक क्यों नहीं दे रहा? तो शी टोल्ड मी कि नहीं, क्योंकि वो तो मेरे होते हुए भी दूसरी शादी कर सकता है। तो वो उस लड़की को बीच में लटका के खुद तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाह रहा है, कह रहा है कि मैं करूँगा, और उस लड़की को तलाक नहीं दे रहा है। तो आप ये देखिए कि तलाक देकर भी टॉर्चर कर रहे हैं और तलाक ना देकर भी टॉर्चर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो डिवोर्स नहीं मिलेगा वो लड़की कहीं और शादी नहीं कर सकती। सो जस्ट टू कीप हर हैंगिंग इन बिटवीन, दीज पीपल आर यूजिंग दीज पर्सनल लॉज। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? मुस्लिम महिलाओं का हो रहा है, मुस्लिम बच्चियों का हो रहा है। और टीवी डिबेट्स पे, चैनल्स पे या बड़ी बड़ी सभाओं में आके पुरुष खड़े हो जाते हैं, हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। अरे आप बच्चियों को तय करने दीजिए ना कि उनको ज़रूरत है कि नहीं है। मैं तो भारत सरकार से भी अपील करती हूँ, सर्वे करवाइए, मुस्लिम घरों में जा के मुस्लिम महिलाओं से पूछिए अकेले में। आई कैन गारंटी कि वो कहेंगी कि हम चाहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है, उनके पास मंच नहीं है, उनको घर से बाहर जाने नहीं दिया जाता है, किससे जाकर वो ये बात कहेंगी? तो अगर इस तरह का कोई भी सर्वे करने की बात आती है, तो मेरी पूरी गारंटी, जो भी हमने अभी तक राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत प्रवास किए हैं, जितनी भी मुस्लिम महिलाओं और बच्चियों से बात की है, आई कैन गारंटी कि 99.9% मुस्लिम विमेन विल सपोर्ट। अब कुछ बात ये कर लेते हैं, उदाहरण मैंने आपको बताया कि क्या क्या होते हैं। अब कुछ बात ये कर लेते हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेके कैसे कंफ्यूज किया जाता है। कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स आपको टीवी में दिख जाएंगे, आर्टिकल 25 इज माई राइट, मेरे संविधान के अनुच्छेद 25 मुझे राइट टू रिलीजन का अधिकार देता है, तो मेरा कानून अलग हो सकता है, आप मेरे मजहब में इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते, आर्टिकल 25 मुझे राइट देता है। अब आर्टिकल 25 क्या है? आर्टिकल 25 सेज दैट मुस्लिम्स हैव द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट देयर रिलीजन। यानी कि मुझे सुबूही खान को, एक भारतीय मुसलमान को, अपने मजहब का पालन, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है। उसके नाम पे अपराध कर देने का अधिकार नहीं है, मजहब के नाम पे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करने का अधिकार नहीं है, मजहब के नाम पे भारत की क्रिमिनल लॉ वायलेट करने का अधिकार नहीं है। एंड एवरी फंडामेंटल राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, 12 से लेके 35 हमारे मौलिक अधिकार हैं, बट एवरी फंडामेंटल राइट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशन, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी, डिसेंसी, पब्लिक हेल्थ। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सकते हैं।
अपने अधिकार को एक्सरसाइज करने के चक्कर में दूसरे के अधिकार का हनन नहीं कर सकते। तो आर्टिकल 25 मस्ट बी रिव्यूड। उन लोगों को बताना चाहिए कि क्या है आपका अधिकार और क्या है लिमिटेशंस, क्या है कंडीशंस। आर्टिकल 25 इज नॉट एब्सोल्यूट कि यू कैन डू एनीथिंग इन द नेम ऑफ आर्टिकल 25। मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है मेरे पास, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के नाम पर भारत के देवी देवताओं को गाली दे देने का अधिकार मुझे नहीं है। मेरा संविधान मुझे राइट टू प्रोटेस्ट, यानी कि अगर मैं सरकार की किसी पॉलिसी से कन्विंस नहीं हूं तो मुझे प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर सड़कें जाम कर देने का अधिकार नहीं है। प्रोटेस्ट के नाम पर पब्लिक प्रॉपर्टीज को जला देने का अधिकार नहीं है। शाहीन बाग दंगे जिस वक्त हुए थे, प्रोटेस्ट हुए थे, 4 महीने के बच्चे को लेकर लोग प्रोटेस्ट पे बैठ गए थे, ठंड से मर गया वो बच्चा। कोल्ड ब्लडेड मर्डर इन द नेम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो किस तरह का दोहरा चरित्र, किस तरह की एक षड्यंत्र भारत के साथ चल रहा है, ये हम लोगों को, भारत के नागरिकों को जानने की ज़रूरत है। इन लोगों से कोई ये पूछे कि आर्टिकल 25 ही पढ़ा है, केवल आर्टिकल 21 नहीं पढ़ा, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। क्या भारत की बेटियों को आर्टिकल 21 का अधिकार नहीं है कि वो एक सम्मान के साथ जीवन जी पाएं? भूल जाइए कि वो मुस्लिम है, हिंदू है, कि सिख है, कि ईसाई है। मजहब क्या है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि वो भारत की बेटी है। मैटर ये करता है कि भारत में महिला सम्मान में रामायण और महाभारत जैसे युद्ध हो जाते हैं। हमारी बेटियों को अरब से शेख आके खरीद के ले जाएंगे, लिटिल रेप्स कर देंगे उनके, और हम पूरा समाज हाथ पे हाथ बांधे बैठा रहेगा। ऐसा कम से कम भारत में तो नहीं हो सकता। वी नीड टू रिव्यू आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि भारत का हर नागरिक कानून के सामने समान है। वो मुस्लिम बच्चियां जब ये आर्टिकल 14 पढ़ती होंगी तो रोती होंगी, बिकॉज उनको इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। वो अगर कानून के सामने खड़ी होती है तो उनको भेज दिया जाता है। अभी राजेश जी शायद जिक्र कर रहे थे, दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है कि 15 साल की बच्ची पे दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है कि हाँ नहीं, पर्सनल लॉ के हिसाब से दिस इज वैलिड। तो इवन कोर्ट्स जहाँ पे मजबूर हो रही हैं, पुलिस जहाँ पे मजबूर हो रही है, तो वो इक्वालिटी ऑफ लॉ कहाँ मिल रहा है उन भारत की बेटियों को? आर्टिकल 15 मस्ट बी रिव्यूड। आर्टिकल 15 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि इन 5 आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप जेंडर के नाम पे भी कर रहे हैं और रिलीजन के नाम पे भी कर रहे हैं। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का हनन नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट का हनन नहीं है? यही नेता जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करते हैं और बहुत बड़े बड़े अपने आप को झंडा बरदार बनते हैं संविधान के, कहते हैं इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। अरे अगर इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, सो व्हाई पर्सनल लॉज आर बीइंग रन इन द नेम ऑफ रिलीजन? अगर भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है तो भारत के हर नागरिक का कानून समान होना चाहिए। एक अपराध अगर आपके साथ होता है या मेरे साथ होता है तो उसकी सजा बराबर होनी चाहिए। क्यों मजहब के नाम पे और लिंग के आधार पे ये भेदभाव हो रहा है भारत के बच्चों के साथ? इन चीज़ों को हमें मनन करना पड़ेगा और पहले हम खुद कन्विक्शन से समझेंगे तभी दूसरे से भी बात कर पाएंगे। आज हम क्या करते हैं? आज हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि नहीं नहीं, हम आपके रिलीजन के खिलाफ नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम ऑन डिफेंसिव मोड कि हम किसी की भावनाएं आहत ना कर दें। हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हैं। मैंने आपको बताया कि हिंदू और इंडियंस इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हज़ारों देवी देवता हैं हमारे देश में। ये लड़ाई मज़हब की नहीं है, ये लड़ाई महिला सम्मान की है, ये लड़ाई मानवाधिकार की है, ये लड़ाई ह्यूमन राइट्स की है, जिसके लिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। एक चीज़ वंस एंड फॉर ऑल, उसको अपनी ज़बान पे हमेशा रखिए और जो भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ बोलता है उससे सिर्फ एक सवाल करिए कि क्या पर्सनल लॉज के नाम पर भारत के संविधान का हनन कर देना जायज़ है? क्या पर्सनल लॉज के नाम पर भारत की क्रिमिनल लॉ को वायलेट कर देना जायज़ है? क्या पर्सनल लॉ के नाम पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप कर देना जायज़ है? अगर इन तीनों सवाल के जवाब भी किसी ने ढूंढ लिए तो उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी कि वाई दिस इज़ नीडेड। और हम मुस्लिम समाज में जाके भी ये जागरण कर रहे हैं। मैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एग्जाम्पल देती हूँ।
मैं ये कहती हूँ कि हमारे प्रॉफिट अरब में बच्चियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, पैदा होते ही कि बेटी हुई है दफना दो। तो उन्होंने कहना शुरू किया कि जिस घर में बेटी पैदा हुई है उस घर में अल्लाह ने सलाम भेजा है, टू प्रोटेक्ट द गर्ल चाइल्ड। उस समय वो अरब में कबीलाई क्षेत्र में ये बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पहली शादी अपने से बड़ी उम्र की महिला से करी थी, हज़रत खदीजा। एक बिजनेस वुमन थी, विधवा थी, कोई नकाब पोश हिजाब या बुरके में चार दीवारी में बैठी हुई कोई महिला नहीं थी। एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन से, विधवा से उन्होंने शादी करी थी। कितने मुस्लिम आदमियों में आज ये गट्स हैं कि वो एक विधवा से शादी कर लें या अपने से बड़ी उम्र की महिला से शादी कर लें? दे विल फाइंड यंग गर्ल्स, वो 11-11 साल की बच्चियां ढूंढेंगे और बात करेंगे और नाम लेंगे प्रॉफिट मोहम्मद का। तो मैं मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोगों से भी अपील करती हूँ कि आपकी नफरत या आपकी शिकायत किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति से हो सकती है, लेकिन आपकी नाराज़गी, आपकी शिकायत अपनी कौम की बच्चियों से नहीं हो सकती। मासूम बच्चियों ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। कम से कम वो हक की बात करने के लिए, वो ईमान की बात करने के लिए कम से कम यूनिफॉर्म सिविल कोड का साथ दे दें, क्योंकि सेक्सुअल वायलेशन हो रहा है मुस्लिम बच्चियों का पर्सनल लॉज के नाम पर। कोडिफाइड भी नहीं है, कहीं लिखी भी नहीं है, कुछ भी हो जाता है पर्सनल लॉस के नाम पर। इस कारण यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक लास्ट कारण जिस वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में होना चाहिए वो ये है कि भारत का जो वैल्यू सिस्टम है, जो इंडिक हिंदू वैल्यू सिस्टम है, जो सनातन धर्म के प्रिंसिपल्स हैं, उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। कल्चरल रेनेसांस, हम जब नेशनलिज्म की बात करते हैं या राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमारा राष्ट्रवाद कोई पॉलिटिकल मैप बचाने वाला राष्ट्रवाद नहीं है कि हमें भारत का मैप बचाना है। ये दूसरी कंट्रीज़ का होगा कि ये बाउंड्री है हमारी, हमें उसे प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए आर्मी है। हमारा राष्ट्रवाद है भारत के विचार को बचाने का, वो थॉट जो पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए ज़रूरी है। वो ना ही सिर्फ भारत को बचाने के लिए ज़रूरी है बल्कि पूरे विश्व को बचाने के लिए ज़रूरी है। एक दिन मैंने अपने गुरुदेव से पूछा कि गोविंद जी, आप कहते हैं कि हिंदू इज़ नॉट अ रिलीजन, हिंदू इज़ अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। तो किसी छोटे बच्चे को भी अगर एक्सप्लेन करना पड़े कि हिंदू का मतलब क्या है, हिंदू के गुण क्या हैं, हिंदू की क्वालिटीज़ क्या हैं, या हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो क्यों लड़ रहे हैं, व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर, ये मुझे प्लीज़ बताइए। और ऐसे बताइए कि अगर किसी 10 साल के बच्चे को भी समझाना हो तो मैं समझा पाऊँ, सिंपल भाषा में बताइए। तो जो उन्होंने मुझे बताया उन्हीं की वाणी में एज इट इज़ आपके सामने आप दोहराऊंगी। आप लोगों के पास, जिनके पास मोबाइल है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये छोटा सा 2 मिनट का प्लीज़ रिकॉर्ड कर लें और कम से कम 10-10 लोगों के साथ ये ज़रूर शेयर करें, बिकॉज दिस इज़ आवर नेशनलिज्म, दिस इज़ व्हाट वी आर फाइटिंग फॉर। इस वैल्यू सिस्टम के लिए हम लड़ रहे हैं। मैंने पूछा, गोविंद जी हिंदुत्व का मतलब बताइए। उन्होंने कहा, हिंदुत्व यानी क्या? देश की कलेक्टिव स्मृति का परिपाक। वो क्या है? 5 बातें नमूने के तौर पे बताता हूं। पहला, सभी उपासना पद्धतियों में अखंड श्रद्धा, सभी उपासना पद्धतियों से उसी परमात्मा की प्राप्ति होती है, ये विश्वास। दूसरा, एक ही सत्य सभी जड़ चेतन में अनुस्यूत है। सेम कॉन्शियसनेस परमिएट्स इन ऑल एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर, जो हमें भगवत गीता में श्री कृष्ण भी बताकर गए हैं कि चींटी से लेके पहाड़ तक मैं हूँ। तीसरा, मनुष्य प्रकृति का विजेता नहीं, प्रकृति का अंग है। इसी कारण हम प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की बात करते हैं। चौथा, मातृत्व के गुण होने के कारण महिला यानी नारी का समाज में विशेष आदर। पांचवा, खाओ पियो और मर जाओ, यही जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है, इससे ऊपर भी जीवन का कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है। मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे, ये विश्वास। जो इन 5 बातों को मानता हो वो हिंदू है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो श्री राम को मानता हो, श्री कृष्ण को मानता हो, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता हो, बाबा नानक को मानता हो, या प्रकृति को, पेड़ पौधों को मानता हो, या किसी को भी ना मानता हो। कोई भी आराध्य हो, कोई भी पूजा पद्धति हो, कोई भी बिलीफ सिस्टम हो जिसके अंदर ये 5 गुण हैं, वो हिंदू है। और इस वैल्यू सिस्टम को हमें बचाना है।
क्यों क्यों बचाना है? आज पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेटिक चेंज, वाटर शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज, साइकोपैथी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, अपराध, आतंकवाद, जंग से जूझ रहा है। हिंदू राष्ट्र ना ही सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व को होना चाहिए, क्योंकि इस वैल्यू सिस्टम से हम विश्व की सभी समस्याओं का समाधान कर पाएंगे। इसी कारण हम लोगों को ये लड़ाई लड़नी है। आप लोगों के साथ ये शेयर करना ज़रूरी लगा, क्योंकि इस विषय से कहीं ना कहीं संबंधित था। एक आखिरी बात बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान के अंतर्गत भारत प्रवास पर हैं। भारत के सम्मुख क्या क्या चुनौतियां हैं और उनका सामना हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि समस्या और समाधान, पूरे देश का स्वॉट एनालिसिस करके स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स हम लोग अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में ये समझ के पूरे देशवासियों के साथ ये संवाद यात्रा करने के लिए निकले हैं। और क्योंकि ये बहुत बड़ा विजन है तो इसे हमें एग्जीक्यूट करने के लिए हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में क्रेडिबल लीडरशिप चाहिए। मेरे साथ अभी टीम का कोई व्यक्ति आज नहीं है, तो मैं अपना नोटपैड यहाँ पर छोड़ दूंगी, उधर साइड में कुर्सी पे रखवा दूंगी। जो लोग भी राष्ट्र जागरण अभियान से जुड़ना चाहें, प्लीज़ अपना नंबर और अपना नाम, और ज़्यादा डिटेल्स की ज़रूरत नहीं है, जब हम संपर्क करेंगे तो आपस में बात हो जाएगी। अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर इस नोटपैड में छोड़ दीजिएगा अगर आप राष्ट्र जागरण अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं। इसी बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। एक बार बहुत तेज आवाज में हो जाए, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, వందే మాతరం। మీరు చేసే కార్యక్రమాలు ముందుగా మాకు తెలపగలరు. మీరు చేసే ప్రతి కార్యక్రమాలు మీకోసం మీ టీవీలో రావాలి అంటే మీరు ఛానల్ వాట్సాప్ నంబర్కు వీడియోలు పంపగలరు. సెల్ 9490739246.